नमल। और जब वो दोनों आइंदा का लाए अमल तय कर रहे थे तो साथ वाले कमरे में नुसरत बेड पे थकी हारी सो रही थी और हुनैन लेटी हुई उनके फ़ोन पे शादी की तस्वीरें देख रही थी। उसके माथे पे कटे बाल अब आंखों तक आते थे, बाकी तकिए पे खुले पड़े थे। वो पहले से पजमुर्दा और कमज़ोर लगती थी। स्क्रीन पे उंगलियां फेरते यकदम गलती से वाईफाई को छू लिया। शायद सैब ने इस फ़ोन से जुमर के कमरे में रखा वाईफाई पहले इस्तेमाल किया था कि पासवर्ड पूछे बिना वो ऑन हो गया। अम्मी ने ये स्मार्टफ़ोन 6 माह पहले लिया था वाइबर के लिए। हना तो इसे हाथ भी ना लगाती, मगर अब लगा रही थी। वाइबर पे अमेरिका से किसी कज़न का मैसेज आया पड़ा था। उसने खोला और फिर वाईफाई बंद करने लगी। यकायक ठहर गई। अम्मी ने व्हाट्सएप नहीं डाउनलोड किया। अंधेर कमरे में एक नज़र करवट लिए सोई नुसरत पर डालकर सोचा, डाउनलोड करने में क्या हर्ज है, भाई की डीपी ही देख लूँगी। उसने प्ले स्टोर ऑन किया, व्हाट्सएप डाउनलोड किया और फिर फहरिस्त देखी। सादी भाई, उसके स्टेटस में लिखा था आंट्स एवर आफ्टर। वो उसी उदासी से मुस्कुराई। भाई का की चैन भी भाई के साथ खो गया था। उसने शादी का चौखटा खोला। लास्ट सीन 22 मई। हना चौंकी। भाई का हादसा 21 मई को हुआ, मगर अगले दिन भी किसी के पास उसका फ़ोन था। वो सोचने लगी। फिर एक ख्याल ने जहन की राह भटकाई। उसने स्याह सुनहरे जगमगाते हिंसे याद किए और मोबाइल में लिखे और हाशिम करतार के नाम से महफूज किए। फिर कॉन्टैक्ट्स की फहरिस्त देखी। पता नहीं हाशिम भाई व्हाट्सएप पे हैं या नहीं। दफतन फहरिस्त ऊपर करता अंगूठा रुका। आंखों में कुछ चमका। हाशिम करतार, साथ में अपनी और सोनी की सेल्फी। वो हल्का सा मुस्कुराई। खिड़की को देखा जिसके पार ऊपर कसर था। हाशिम का नाम दबाया। पैगाम भेजने का सफ़ा खुला। ऊपर ऑनलाइन जगमगा रहा था। मुझे मोबाइल रख देना चाहिए, ये चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं, उनके नताइज बुरे निकलते हैं। उसने खुद को कहा, मगर सुना ही नहीं और बाएं हाथ में मोबाइल पकड़े करवट के बल लेटे दाएं की उंगली से टाइप करने लगी। हाशिम भाई। कौन? चंद लम्हे बाद जवाब चमका। हल्की सी थरथराहट हुई। हना ने फ़ौरन अम्मी को देखा। वो सो रही थी और मोबाइल साइलेंट कर दिया। हना, ये अम्मी का फ़ोन है। हुनैन, हमारी पड़ोसन हुनैन। वो स्टडी टेबल पर बैठा लैपटॉप और फाइल्स खोले हुए काम कर रहा था। जब मोबाइल बजा तो वो उस तरफ मुतवज्जे हुआ। पैगाम भेजकर मोबाइल रखा और फिर से टाइप करने लगा। शुक्र है आपने ये नहीं पूछा कि कौन हुनैन। कैसी हो तुम लोग आते ही नहीं सो इस तरफ। रमज़ान की वजह से रूटीन बदल गई है। इफ्तारी से पहले शदीद प्यास से निढाल, इफ्तारी के बाद बहुत खा कर निढाल। इतने अरसे बाद टाइप करने के बायस हुनैन की रफ्तार सुस्त थी। ये तो है। और शादी को कुछ पता चला। तन्हाई में डूबा कमरा सुन हो गया। मोबाइल की रोशनी से चमकता हना का चेहरा बुझ गया। नहीं, ज़रा ठहर कर मैसेज किया। ओके, आप सो जाएं, मैंने यूं ही आपको ऑनलाइन देखकर टेक्स्ट कर दिया था। वो बुरे दिल के साथ फ़ोन रखने लगी। नहीं, मैं जगा हुआ हूँ, कल कोर्ट जाना है, उसी की तैयारी कर रहा था। मैं बात कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। तुम बताओ क्या करती रहती हो सारा दिन। वो पैगाम भेजकर फ़ोन रख देता और फिर से काम करने लग जाता। मुकम्मल तवज्जो और ध्यान से स्क्रीन पे नज़र जमाए। मैं कुछ भी नहीं, बस भाई याद आता है। और वो लिखती गई। बाहर रात पिघलती गई, कतरा कतरा तारीकी बढ़ती गई और वो टेक्स्ट पे टेक्स्ट करती गई। वक्त और जगह का सारा एहसास ख़त्म हो गया। हर अगले पैगाम के इंतज़ार की बेकरारी और हर पैगाम पढ़ते वक्त लबों पे मुस्कुराहट, क्योंकि अभी दुनिया में वो खमर कुशीदा ही नहीं की गई जिसका नशा आधी रात को किसी नामहरम से मोबाइल पे बात करने से ज़्यादा हो। सहरी के करीब उसने लिखा, अब सो जाओ बच्चे, मुझे सुबह कोर्ट जाना है। ओके, गुड नाइट, मुस्कुराकर उसने लिखा। फिर सारी गुफ्तगू को मिटाने का बटन दबा दिया। फिर हल्का सा चौंकी। मिटाने की क्या ज़रूरत, हाशिम भाई ही हैं, उनसे बात करने में गलत क्या है। मगर जब व्हाट्सएप ने पूछा कि वाकई मिटाना है
تو اس نے یس کا بٹن دبا دیا، پھر فون رکھا اور آنکھیں بند کی تو سعدی ایک دفعہ پھر یاد آ گیا۔ قرب بڑھ گیا اور اس میں اب ایک اور قرب بھی شامل ہو گیا۔ شام بارش کے باعث پہلے سے ٹھنڈی اور خوشگوار اتر رہی تھی۔ ہاشم نے قصر کا داخلی دروازہ کھولا تو اندر کا منظر نمایاں ہوا۔ اونچے اور وسیع لاؤنج میں بڑے صوفے پہ جواہرات تمکنت سے بیٹھی تھی۔ کونی صوفے کے ہاتھ پہ جمائے وہ چائے کی نازک پیالی سے گھونٹ بھرتی مسکراتی نظروں سے سامنے بیٹھی شہرین کو دیکھ رہی تھی، جو اس سے قطع بے نیاز سونیا کے بالوں میں برش پھیرتی کہہ رہی تھی، ساتھ میں چوئنگم بھی چبا رہی تھی۔ آفس سے تھکے ہارے آئے ہاشم نے ایک مشترکہ سلام کیا اور زینے کی طرف بڑھ گیا۔ سونی، اپنے بابا کو بتا دو کہ آج سونی ماما کے ساتھ جا رہی ہے اور وہ 2 دن بعد آئے گی، اور یہ بھی بتاؤ کہ سونی کتنی خوش ہے ان سارے پلانز پہ جو ماما نے سونی کے لیے بنائے ہیں۔ آخری پن لگا کر اس نے سونی کے نرم بالوں میں برش پھیرتے اونچا سا کہا تو سونی خوشی خوشی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی ہاشم کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ بابا، سونی ماما کے ساتھ جا رہی ہے، اور پتہ ہے ماما نے، آگے اس نے جوش میں وہ چند فقرے دہرائے جو شہرین کی 2.5 گھنٹے کی محنت کا نتیجہ تھے۔ ہاشم نے مسکرا کر اس کا گال تھپتھپایا اور پھر ایک تیز سنجیدہ نظر اس پہ ڈالی جو اب ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھی جتاتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاشم سونیا کو انکار نہیں کر سکتا، اسے معلوم تھا۔ شور، انجوائے کرو۔ جھک کر اس کا گال چوما اور سیدھے ہوتے ہوئے مسکرا کر بولا، اور پھر ایک قہر آلود نظر شیری پہ ڈال کر اوپر کی جانب قدم اٹھا دیے۔ شیرین نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ جواہرات کی طرف اچھالی جو عادتاً مسکراتے ہوئے چائے پی رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شہری کو ہرا سکتے ہیں۔ انگلی سے سنہری بال نزاکت سے پیچھے کرتے وہ بولی، ساتھ ہی دور کھڑی فیونا کو اشارہ کیا۔ وہ آئی اور سونی کو تیار کرنے ساتھ لے گئی۔ صرف وہی ایسا سمجھتے ہیں جو شیری کو کئی دفعہ ہرا چکے ہوں۔ جواہرات نے شانے اچکائے۔ تبھی دروازہ پھر سے کھلا اور موبائل کے بٹن دباتا الجھا ہوا نوشروان اندر داخل ہوا۔ وہ ویسٹ اور ٹائی میں ملبوس تھا اور پیچھے ملازم اس کا بریف کیس اٹھائے ہوئے تھا۔ یقیناً وہ ہاشم کے ساتھ آفس سے آ رہا تھا۔ ماں کو سلام کرتے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھائی تو ٹھہرا۔ شیری سامنے بیٹھی تھی، ابرو بھیج کر جواہرات کو دیکھتی کسی تابڑ توڑ حملے کے لیے تیار۔ او ہائے! نوشروان ہلکا سا مسکرایا۔ جواہرات نے پوری گردن گھما کر اس کی مسکراہٹ دیکھی۔ ہیلو! شیری کا فقرہ منہ میں ہی رہ گیا۔ بدمزہ سی اٹھی اور سونی کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ حیران ہوا۔ وہ مڑی، تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنی بیٹی کے لیے آئی تھی، اسی کو لینے جا رہی ہوں، ورنہ مجھے قطعاً کوئی خواہش نہیں اس گھر میں بار بار آنے کی۔ تنے آبرو کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ وہ ہانگ کانگ کی طرح اسے جاتے دیکھتا رہ گیا، ہاتھ میں موبائل جوں کا توں اٹھا رکھا تھا۔ جواہرات کی مسکراہٹ شدید ناپسندیدگی میں بدلتی گئی اور شیرو کو گھورتے اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ وہ صحیح کہہ رہی ہے، اس گھر میں ذرا دیر بیٹھی ہے، ورنہ آتے ساتھ ہی سونی کو لے کر زمر کے پاس چلی گئی شادی کا افسوس کرنے۔ جاؤ تم فریش ہو لو۔ نوشروان کا دل جیسے چاٹ ہو گیا۔ وہ برہمی سے زینے چڑھنے لگا۔ اس شام جب دفاتر میں لوگ اپنے کام جلد از جلد نپٹاتے گھر جانے کی تیاری میں تھے کہ 5 بجنے میں ذرا سی دیر ہی باقی تھی، ایسے میں اس عمارت کے اندر ایک چھوٹے آفس کے سامنے لاؤنج نما کمرے میں فارس کھڑا تھا۔ اس نے نیلی کف والی شرٹ اور سر پہ پی کیپ پہن رکھی تھی، آنکھوں پہ گلاسز اور کیپ کو چہرے پہ خاصا جھکا رکھا تھا، ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا گلدستہ لیے جو اوپر سے شفاف پلاسٹک میں پیک تھے۔ وہ پیون کو رسید نکال کر دے رہا تھا۔ امینہ صاحبہ کے لیے ہیں، ان سے دستخط کروا لائیے۔ آفس کے بند دروازے کی طرف اشارہ کیا تو پیون سر ہلا کر گلدستہ احتیاط سے پکڑے اندر چلا گیا۔ وہ دروازہ ذرا سا کھلا، فارس نے کنکیوں سے جھری سے دیکھا۔ اندر آفس میں میز کے پیچھے ایک نارنجی ڈائی بالوں کی لڑکی بیٹھی تھی اور پیون اس کی میز پہ گلدستہ رکھ رہا تھا۔ کس نے بھیجے ہیں؟ نام نہیں بتایا، بس اتنا بولا کہ نیاز بیگ کے کسی پولیس والے دوست نے بھیجے ہیں اپنی ترقی کی خوشی میں۔
जो आपकी वजह से हो रही है। वो रुख मोड़े खड़ा रहा, यहाँ तक कि पियून निकल आया। रसीद उसे लाकर दी, जिसे उसने रजिस्टर में लगाया। तभी रजिस्टर हाथ से फिसला और सारे कागजात बिखर गए। रसीदें, पर्चियाँ, फोटोस्टेट कागज़। माफ़ करना। वो पंजों के बल ज़मीन पर बैठा कागज़ समेटने लगा। आहिस्ता आहिस्ता कैफ वाला सर झुकाए बार बार कलाई की घड़ी देखता। पियून कभी अंदर आ रहा था, कभी बाहर जा रहा था। वो धीरे धीरे पर्चियाँ उठाता और रजिस्टर में लगाता रहा। फिर घड़ी देखी। वो कनखियों से पियून को देखता। वो अब ट्रे लेकर राहदारी की तरफ जा रहा था। इधर वो निकला और इधर फारिस तेजी से उठा और ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। मेज़ पे सर टिकाए डाई बालों वाली औरत आंखें बंद किए पड़ी थी। साथ ही गुलदस्ता खुला हुआ पड़ा था और उससे अजीब महक उठ रही थी। नाक बंद करके वो तेज़ी से करीब आया। ग्लव्स वाले हाथों से उसे वापस रैप किया। फिर लैंडलाइन फ़ोन का तार काटा, इंटरकॉम का तार काटा, कंप्यूटर की तारों को मनकता किया। अमीना का पर्स खंगाला, अंदर से चाबियां निकाली, फिर मेज़ पे रखा, मोबाइल जेब में डाला और दरवाजे तक आया। झुर्री से बाहर देखा। पियून अभी तक नहीं लौटा था। उसने जल्दी से बत्ती, पंखा सब बंद किए, बाहर निकला, दरवाज़ा लॉक किया, बाहर लगा, ओपन का कार्ड पलटा कर क्लोज्ड सामने लाया और फिर जैसे जेबों में हाथ डाले, सर झुकाए वो आगे चलता गया। फिर शाम गहरी हो गई। इफ्तार के करीब लोग सिमट कर घरों के अंदर चले गए तो शहर कदरे सुनसान लगने लगा। मगरिब बासी हुई और रात उतरने लगी। वैसे मैं एक बड़े और महंगे प्राइवेट अस्पताल के बाहर खुले पार्किंग एरिया के एक कोने में एक कार खड़ी दिखाई देती थी और ड्राइविंग सीट पे फारिस पी कैप पहने बैठा नजर आता था। च्युइंगम चिबाते हुए वो आंखें सुखेड़कर अस्पताल की तरफ देख रहा था, जहाँ बैरूनी इस्तकबालिया से हटकर बाहर एक अंधेरे कोने में उसे जुमर दिखाई दे रही थी। यहाँ से वो मुबहम सी दिखाई देती थी। अगर करीब जाकर देखो तो वो इस वीरान कोने में एक नर्स के साथ खड़ी थी। उस नर्स ने एहतियात से इधर उधर देखते एक पैकेट जुमर की तरफ बढ़ाया। सब कुछ पूरा है? जुमर ने सरगोशी में पूछा। नर्स ने झट सर अस्पात में हिलाया। ओके, वो अभी आएगा। आगे तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। कहने के साथ पर्स से एक बंद खाकी लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। नर्स ने फौरन हाथ उठाया। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, आपके मुझ पे एहसान है। रख लो, खुशी से दे रही हूँ। उसने मुस्कुराकर ज़बरदस्ती पैकेट थमा दिया। नर्स ने शर्मिंदा होते हुए उसे रख लिया। तभी फारिस को वो वापस आती दिखाई दी। उसने नीली कमीज़ पहन रखी थी और स्याह दुपट्टा सर पे था। वो सर झुकाए मुतनासिब चाल चलती उस तरफ आ रही थी। फारिस ने हाथ बढ़ाकर फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। आधा काम हो गया। अंदर बैठते हुए जुमर ने आम से अंदाज में इत्तला दी और पैकेट डैशबोर्ड पे रखा। फारिस ने एक नज़र उस पे डाली। वो सर से दुपट्टा उतारकर अब घुंघराले बालों को गोल मोल लपेट कर जूड़ा बना रही थी। वो सामने देखने लगा। अब वो आ जाए फिर फ़ोन करते हैं, उसने मतलाशी नज़रों से दूर अस्पताल के बैरूनी दरवाजे को देखते हुए कहा। वो आ चुका है, जब आप गई तभी आ गया था। कहने के साथ उसने अमीना का मोबाइल जुमर की तरफ बढ़ाया, जैसे उसने रुमाल में लपेट कर पकड़ा। कॉल वो मिला चुका था क्योंकि उसके हाथ पे ग्लव्स चढ़े थे, प्लास्टिक के शफाफ पतले ग्लव्स। जुमर ने कान से मोबाइल लगाया, एक रुमाल मुंह के करीब रखा। घंटी के बाद मर्दाना आवाज़ उभरी। हाँ अमीना, मैं अस्पताल से बात कर रहा हूँ। यहाँ एक बीबी को लाया गया है, नींद की गोलियाँ खाकर खुदकुशी की कोशिश की है उसने। अमीना नाम है उसका। वो पख्तून लहजे में रवानी से बोल रही थी और वो हल्का सा मुस्कुराया। वाह, चौड़े अदाकारी भी करती है। उसके फ़ोन में आपका नंबर डायल किया गया था। क्या? कौन से अस्पताल से? दूसरी तरफ उलझन और परेशानी दर आई। सुमन ने जल्दी जल्दी नाम और पता बताया। 15-20 मिनट बाद पुलिस आ जाएगी। अगर तुमने आना है साहब तो जल्दी आओ। पुलिस से कुछ नहीं कहना, मैं आ रहा हूँ बस। और मगर जुमर ने सुने बगैर कॉल काट दी। ये लहजा कहाँ से सीखा आपने? मुस्कुराहट छुपाए उसको देखकर पूछा तो जुमर फ़ोन डैशबोर्ड पे धरते हुए उसी बेतासुर अंदाज में बोली।
آر یو شور وہ امینا سے یہاں آنے سے پہلے رابطہ نہیں کر سکے گا؟ فارس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ جی، زمر نے ایک چبھتی نظر اس پہ ڈالی۔ کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ اس نے چہرہ موڑ کر زمر کو دیکھا۔ گلا گھونٹ کے پنکھے سے لٹکا دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ خودکشی ہے۔ وہ اکتا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔